हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टॉकीज। और आज हम आए हैं 25 क्वेश्चंस एवरीडे चैलेंज। और उसी में हम आज का जो सेशन रहेगा वो 25 क्वेश्चंस का रहेगा आज के दिन का। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके केवीएस, एनवीएस, बिहार लाइब्रेरियन या इसरो लाइब्रेरियन या और भी अन्य जो भी लाइब्रेरियन एग्जाम पूरे देश भर में आयोजित किए जाते हैं उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपका सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Dash is a content management system for creating and sharing interactive maps. तो interactive maps and other geographic information। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्क जीआईएस ऑनलाइन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्क जीआईएस ऑनलाइन। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आर्क जीआईएस जो ऑनलाइन है वो एक क्लाउड बेस्ड है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था एसरी ने। ठीक है, इट अलाउज यूजर टू क्रिएट, एनालाइज एंड शेयर इंटरेक्टिव मैप्स, geospatial data and layers easily. It is used extensively in urban planning। तो अर्बन प्लानिंग में इसका बहुत यूज़ किया जाता है और एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है और जोग्राफी बेस्ड डेटा विजुअलाइजेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रिस ऑनलाइन। ठीक है, तो जीआईएस बेस्ड ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया था एसरी ने। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन है आपका मेडलर्स। राइट, मेडलर्स एक मेडिकल लिटरेचर डेटाबेस सिस्टम है। गूगल स्कॉलर्स के बारे में तो आप ज़्यादातर लोग अवेयर ही होंगे कि ये एक सर्च इंजन है एकेडमिक पेपर बेस्ड। ठीक है, और सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा यूज़ किया जाता है। और अब इसको जो है इसका सोल 2.0 वर्जन भी मार्केट में आ चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो विश्व भर में प्रयोग करने जाने वाला ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। तो इसमें एक ऑप्शन है आपका ALEF, अलेफ, न्यूजेनलिब, कोहा, लिप्सिस। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कोहा, ऑप्शन सी। तो कोहा क्या है? कोहा फर्स्ट ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम था यूज वर्ल्ड वाइड बाय पब्लिक स्कूल एकेडमिक लाइब्रेरीज। ठीक है, इट सपोर्ट्स मॉड्यूल्स लाइक कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, सीरियल एंड ओपैक। तो ये इसका मॉड्यूल्स है अलग अलग। और कोहा आपको मैक्सिमम लाइब्रेरीज, इंडिया में जो लाइब्रेरीज है वहाँ मैक्सिमम लाइब्रेरीज में आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। बहुत ही हाईली यूज सॉफ्टवेयर है और ये इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो एलएफ जो ऑप्शन दिया हुआ था, ये ऑप्शन, ये एक कमर्शियल इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा? एक्स लिब्रिस, ये एक्स लिब्रिस ने बनाया था सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट न्यू जेन लिब। न्यू जेन लिब भी एक ओपन सोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू जेन लिब ओपन सोर्स है लेकिन ये बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, कोहा इससे ज़्यादा वाइड यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर कोहा है। ठीक है, लिप्सिस यह एक प्रोप्राइटरी ILMS है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका फॉर्म है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये अक्सर आपको ये टर्म हमेशा सुनने को मिलता होगा, ILMS। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसका फुल फॉर्म है। और ये केवल यूज इंडिया में ही होता है, लिप्सिस। ठीक है, और प्रोप्राइटरी है, मतलब इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए ये एक प्रोप्राइटरी ILMS है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज एक्सपेंशन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, एक तरीके से पूछा गया। तो ये बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये डेटाबेस लैंग्वेज है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये यूज होती है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मैनेज और क्वेरी रिलेटेड रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक MySQL, PostgreSQL, Oracle एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको ये वहाँ यूज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये डेटाबेस लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। और इससे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ज़्यादातर जो है ये रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज़ होता है, जैसे कि MySQL, PostgreSQL, Oracle। रिलेशनल का मतलब जो टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, टेबल के फॉर्म में अगर आपको डेटा दिखेगा तो उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं।
ठीक है, रिलेशन डेटाबेस का सबसे सिंपल तरीके से समझने का यही है। अगर टेबुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा तो रिलेशनल होगा, नहीं तो डेटा नेटवर्क हेयर हायर के वाला भी होता है, ठीक है, जिसमें डेटा इस फॉर्म में होता है, राइट। फिर ये इस फॉर्म में देखिए, ये हेयर की है ना, इसमें ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो ये हेयर के फॉर्म में भी होता है, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज विजियोमेट्रिक्स। ए ऑप्शन है आपका साइंटिफिक रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड विजुअली इन लिटरेचर। बी ऑप्शन है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ लिटरेचर। सी वेबोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ इंटरनेट लिटरेचर। और डी साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। तो विजियोमेट्रिक का सही जवाब है ऑप्शन ए, साइंटिफिक रिजल्ट आर कम्युनिकेटेड विजुअली इन लिटरेचर। तो होता क्या है, विजियोमेट्रिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन हाउ विजुअल एलिमेंट्स like charts, diagrams, images are used in scientific literature to convey result and idea। तो साइंटिफिक जो भी लिटरेचर है उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे हम, थ्रू डायग्राम, थ्रू चार्ट, थ्रू इमेजेस, थ्रू थ्रू इमेजेस, राइट। तो उससे जो डेटा निकल के आएगा, जो इन्फॉर्मेशन विजुअली उससे कम्युनिकेट हो पाएगी, तो वही काम है विजियोमेट्रिक्स का, ठीक है। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन की बात करता है एकेडमिक्स में। देखो एकेडमिक्स में जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये एक टेक्सचुअल हो गया, राइट। अब मैं इसमें आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दूँ, राइट, राइट, डायग्राम बना दूँ या चार्ट बना दूँ, राइट, ये है ग्राफ, राइट। तो दिस इज बार ग्राफ बेसिकली। अब दिस इज लाइन लाइन चार्ट, राइट, ये आपने देखा होगा अक्सर, राइट। तो दिस इज पाई चार्ट, राइट। तो आप पाई चार्ट ऐसे बनता है, आपने दिखा होगा इसमें 60%। तो ये सब तरीके हैं डेटा को विजुअलाइज करने के या विजुअल कम्युनिकेशन के, राइट। तो ये विजियोमेट्रिक्स यही काम करता है फॉर साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है। और बिब्लियोमेट्रिक, बिब्लियोमेट्रिक क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देता है ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स। वेबोमेट्रिक्स वेब बेस्ड कंटेंट, जो हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आप ढंग से देखेंगे तो उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा, वेब बेस्ड कंटेंट को कैसे वेबोमेट्रिक्स जो है कैसे इसका एनालिसिस करता है। और ये भी एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही है, साइंटिफिक मेट्रिक भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। बिब्लियोमेट्रिक्स बुक्स और आर्टिकल्स के लिए है, वेबोमेट्रिक्स यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट से डील करता है, राइट। और ये आपका साइंटिफिक और साइंटिफिक रिसर्च, साइंस और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है साइंटिफिक मेट्रिक्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। अगला क्वेश्चन है which law of library science emphasize that information is dynamic, continuum and never ending phenomena। तो ये कौन सा लॉ बोलता है ऐसा, तो इसका सही जवाब है फिफ्थ लॉ। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। फिफ्थ लॉ इसका जवाब जरूर है, राइट। तो ए ऑप्शन है इसका। और फिफ्थ लॉ ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो इसका जवाब होगा एस आर रंगनाथन। तो अगर एस आर रंगनाथन ने बोला था लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, दिस implies that information and knowledge continues to grow, evolve and change, ठीक है। तो यही बात इस स्टेटमेंट में भी कही गई है, इसलिए इसका आंसर 5, राइट, फिफ्थ लॉ, राइट। हेंस लाइब्रेरी मस्ट कीप अडेप्टिंग एंड एक्सपेंडिंग टू अकोमोडेट डायनेमिक फ्यूचर। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट लॉ आपको बताइए बुक्स आर फॉर यू, सेकंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिज और हर बुक, थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर, और लास्ट लॉ फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ रीडर, और 5 लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका फिफ्थ लॉ है। आई होप द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर वेरी क्लियर टू एंड आपको याद भी है ये लाइब्रेरी, ये बहुत जरूरी है याद होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्सन बोर्न एंड रेज्ड इन डिजिटल वर्ल्ड रिच इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है डिजिटल नेव। और डिजिटल नेव वो बंदा है जो डिजिटल एज के टाइम पे या उसके बाद पैदा होता है, राइट। तो और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होता है यंग एज से। जैसे आने वाले जो आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज से 10 साल पहले जो बच्चे पैदा हो गए थे, तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी से आप एआई भी यूज़ करते हैं, राइट। सो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आसानी से यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो दे आर वेरी फ्रेंडली टू डिजिटल वर्ल्ड, राइट। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड digital native, right? So let's move to the next question. अगला क्वेश्चन है which one of the following is a community supported preservation archive scheme, preservation archive scheme, right? तो इसमें ऑप्शन है पोर्टिको, समन, साइंस डायरेक्ट, इंजीनियरिंग विलेज। उसका सही जवाब है पोर्टिको, राइट। सो इसका सही जवाब है पोर्टिको। पोर्टिको क्या है, एक कम्युनिटी सपोर्टेड डिजिटल प्रिजर्वेशन सर्विस है, राइट। और ये इंश्योर करती है कि स्कॉलरली कंटेंट जैसे कि जर्नल, ई बुक्स, ये रिमेन एक्सेसिबल ओवर टाइम, ताकि आपको जो है हमेशा ये अवेलेबल हो, ठीक है।
यहाँ तक कि जब पब्लिशर इसका पब्लिश करना बंद करती है उसके बावजूद भी आपके पास ये बना रहे हैं, तो ये डिजिटल प्रिजर्वेशन सर्विस है, राइट। तो ये कम्युनिटी बेस्ड है, ये किसी एक इंसान की नहीं है, किसी एक कंपनी की नहीं है, इसमें लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, राइट। सो इसका सही आंसर पोर्टिको, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CIP डेटा इज यूजुअली प्रिंटेड इन डैश ऑफ द बुक। तो CIP क्या चीज़ है? पहले तो CIP मैं आपको बता दूं, CIP है होता है कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, राइट। तो कैटालॉगिंग पब्लिकेशन, ये डिटेल जो होती है उसको बोलते हैं CIP डेटा, राइट। तो ये कहाँ होती है? ये होती है वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। वर्सो ऑफ द टाइटल पेज मतलब जो 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 टाइटल जो टाइटल पेज होता है, जिसमें कि टाइटल लिखा रहता है, बाय ऑथर का नाम लिखा रहता है, राइट। उसके जो पीछे वाली जो पेज होता है उसको वर्सो बोलते हैं, राइट। इसके आप इसके बैक साइड में जाएंगे तो उसको वर्सो पेज बोलते हैं, राइट। तो यहीं पर ही ये CIP डेटा जो है अवेलेबल रहता है। तो देयरफॉर द आंसर इज डी ऑप्शन, वर्सो ऑफ द टाइटल, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ साइटेशन एनालिसिस टूल। तो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, तो आपने सुना ही होगा, इसका काम ही जो है साइटेशन एनालिसिस करना है, राइट। क्योंकि कहाँ किसने साइट किया था, कौन से ऑथर ने इसमें ऑथर ने कौन सा ये लिखा हुआ था इस टॉपिक पे, तो वो आता रहता है उसमें। अगर आप गूगल स्कॉलर को सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपके लिए इस चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी समझनी, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि कैसे गूगल स्कॉलर जो है आर्टिकल्स को साइट करता है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो ऐसी वेब ऑफ साइंस भी करता है, स्कोपस भी करता है। तो इसका जवाब है ये नहीं करता, राइट। ये नहीं करता है। तो इसका सही जवाब इसलिए ये है, ऑप्शन सी है, राइट। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वेबोमेट्रिक्स जो होता है वो वेब प्रेजेंस और इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक वेबसाइट्स, नॉट साइटेशन डेटा, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स का काम करता है, साइटेशन डेटा नहीं करता। साइटेशन टूल में स्कॉपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, ये सब साइटेशन एनालिसिस देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंबाइंड लाइब्रेरी कैटलॉग डिस्क्राइबिंग द कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ लाइब्रेरीज कॉल्ड। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है इसका, यूनियन कैटलॉग, राइट। तो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी लाइब्रेरी कैटलॉग्स की, और मल्टीपल लाइब्रेरीज होता है, और इसका मेन पर्पस क्या है? रिसोर्स शेयरिंग अमंग इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि यूनियन कैटलॉग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है रिसोर्स शेयरिंग का, राइट। क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर हर एक इंडिविजुअली अगर लाइब्रेरी कैटलॉग बनाते हैं, तो इसलिए वो एक कंबाइंड बनाते हैं, जिससे कि रिसोर्स शेयरिंग में भी आसानी होती है और थोड़ा उनका पैसा भी बचता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर रिसोर्स डिस्कवरी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, Z39.50, राइट। तो Z3950 is a standard protocol that is used in library system for searching and retrieving information from remote databases। remote databases में से information को ढूंढने और रिट्रीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है, Z39.50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स शेयरिंग कंसोर्टिया कॉन्सेप्ट अडेप्टेड बाय राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च कर्नाटक इन 2001। तो इसका सही जवाब है हेलीनेट, ठीक है। हेलीनेट मतलब हेल्थ लिटरेचर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म अगर आ गया तो इसका फुल फॉर्म है हेल्थ लिटरेचर नेटवर्क। और ये कब इनिशिएट हुआ था? 2001 में। किसके द्वारा? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कर्नाटका। किस लिए हुआ था? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू मेडिकल लिटरेचर फॉर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, राइट। तो मेडिकल लिटरेचर की जहां बात आएगी वहां हेलनेट की बात जरूर आएगी, ठीक है। हेल्थ लिटरेचर नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू सपोर्ट, देखो 1987 में, ठीक है, टू सपोर्ट एंड एनहेंस लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन वाशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन एरिया, डैश इज फॉर्मड इन 1987। 1987 में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ऐसी कौन सी नेटवर्क ग्रुप बना था जो कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विस जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया वाशिंगटन डीसी में एनहेंस करता था, सूचनाओं को समर्थन देता था, राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाशिंगटन रिसर्च लाइब्रेरी कंसोर्टिया, राइट। तो वॉशिंगटन लाइब्रेरी रिसर्च लाइब्रेरी कंसोर्टिया is established to enhance cooperation and resource sharing among university libraries in Washington DC metro area, right। तो इसका आंसर है WRLC, राइट। तो अब ये तो ऐसे याद नहीं होगा, बट इसका कभी कभी पूछा जाता है कि WRLC कब एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। तो ये हो सकता है कि ये पूछा जाए, तो इसका आंसर 1987। इसको इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, तो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन वाज Washington Research Library Consortium formed, the answer will be
1987। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, देखो एज कंसिडर्ड एज ए डेथ, तो ये कॉन्फ्रेंस, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसकी प्रोसीडिंग्स जो बनती हैं तो वो ऑब्वियसली प्राइमरी है ओरिजिन में, राइट, बिल्कुल ओरिजिनल है तो प्राइमरी सोर्स होएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं, ओरिजिनल रिसर्च होता है, ओरिजिनल डेटा है, तो जो भी चीज़ ओरिजिनल होगी उसको हम प्राइमरी रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। हंटर कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन डैश इन ब्रिटिश पीरियड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज के लिए हंटर कमीशन 1882 में बना था, और हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए बेसिकली बना था, जिसमें लाइब्रेरीज भी इंक्लूडेड थे, राइट, टू रिव्यू एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, राइट। तो पब्लिक लाइब्रेरी की बात जिन्होंने कही थी हंटर कमीशन, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1882 में। Moving to the next question, in 1961 International Conference on Cataloging Principle (ICCP) was held at, तो ये पेरिस में हुआ था, राइट, पेरिस में हुआ था 1961 में। तो ये इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। और उसके बाद शायद पेरिस प्रिंसिपल बने थे, राइट, द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स वर्ल्ड वाइड, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स आए, राइट, जो इतना उसके बाद ही बने। इस इसमें इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस के बाद ही कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल बने, और ये कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल बेस्ड है पेरिस प्रिंसिपल पे, राइट। पेरिस प्रिंसिपल जो कि फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था कैटलॉगिंग रूल्स को बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था, तो इसका सही जवाब है 1925 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन बना था, राइट। तो ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, राइट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1925। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि विच इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, वेदर इज मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन और पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन, तीनों में से एक है। चलो इतना बता दिया मैंने आपको। काइंडली अपने रिस्पॉन्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 18 का क्वेश्चन है, डैश इज स्टिमुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑल द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एंड मेजर नेशनल लाइब्रेरीज इन यूके। तो यूके में कौन सी ऐसी यू नो कौन सा तरीका है, राइट, तो कौन सा कॉन्फ्रेंस है या कौन सा एसोसिएशन है या कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है ऑप्शन के हिसाब से जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम आता है। जितनी भी नेशनल लाइब्रेरीज हैं या लाइब्रेरीज हैं यूके में, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। ओके, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, स्कॉनुल। स्कॉनुल मतलब स्टैंडिंग, राइट, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस, राइट। ACRL नहीं है, एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी नहीं है, और सोल तो एक सॉफ्टवेयर है, तो ये इसका तो इसका बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं इससे। ठीक है, कॉनुल तो ऐसा कुछ है नहीं मेरी नॉलेज में, कॉनुल इसका सही जवाब है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। और ये कोलेबोरेशन है जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर इन्फ्लिम नेट इज लोकेटेड इन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। ये इन्फ्लिम नेट के बारे में तो आपको पता ही है, कब बना था अगर क्वेश्चन आएगा तो 80 कब बना था ये, 1988। ठीक है, तो इसका सही जवाब गुजरात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, गांधीनगर गुजरात में है। तो इसमें और कुछ नहीं बना, और ये यूजीसी इट ऑपरेट्स अंडर यूजीसी जो सपोर्ट हायर एजुकेशन, तो यूजीसी के सपोर्ट से ये बना था, बना है, अभी भी सपोर्ट उसको यूजीसी का मिलता रहता है। Which of the following information service demands the creation of subject and user profile, तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो सेलेक्टिव एसडीआई सर्विस, राइट। तो एसडीआई क्या है, सेलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आप सेलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को डेसिमेट करो, मतलब दोगे, बांटोगे या रिक्वेस्ट करिए तो सेलेक्टिवली ही दोगे, आप सबको नहीं दोगे वो इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसको सेलेक्टिव एसडीआई सर्विस बोलते हैं, राइट। तो इसका सही जवाब एसडीआई है, सी ऑप्शन। और ये इसमें यूज़र प्रोफाइल बनती है और सब्जेक्ट यानी कि डॉक्यूमेंट प्रोफाइल भी बनती है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट प्रोफाइल कहीं सब्जेक्ट प्रोफाइल बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे आप, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल भी बोलते हैं, राइट, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, इसको सब्जेक्ट प्रोफाइल को, राइट। यूज़र प्रोफाइल बनती है और फिर प्रोफाइल होती है, और फिर किसके थ्रू भेजा जाता है, या तो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है या पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मतलब सब्सक्रिप्शन तो नहीं पर ईमेल और जनरली पोस्ट के थ्रू ही भेजा इसको जाता है, राइट। चलिए
21वां क्वेश्चन देखते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा ट्रांसमिटेड ओवर अ कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। तो आपको तो पता ही होगा, आप घर में यूज़ भी करते होंगे इसको, मॉडम, यानी कि मॉडम भी बोलते हैं इसको, कोई स्विच कम मॉडम भी होता है, अपनी राउटर कम मॉडम भी होता है, राउटर और मॉडम दोनों का काम करता है वो। ठीक है, उसमें लिखा रहता है, आप कभी आप घर में अगर आपके राउटर लगा हुआ है तो उसमें लिखा होगा, जनरली वो मॉडम की तरह काम करता है, राइट। तो इसका आंसर है मॉडम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, अगर कोई पूछ देगा तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर डिजिटल बैक एनालॉग सिग्नल से डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट सिग्नल करता है, फिर जो है ट्रांसमिट होता है, राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन है इसमें, वो है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, ये मेजर करता है स्पीड ऑफ प्रोसेसर, और एक खासकर कहाँ यूज होता है, साइंटिफिक कंप्यूटर में। वैसे जनरली प्रोसेसर की स्पीड आप देखते होंगे हर्ट्ज में मेजर होती है ना। एक साइकिल होती है, बेसिकली क्लॉक साइकिल करते हैं उसको, राइट। ठीक है, तो हर्ट्ज में इसलिए नापते हैं, या पर सेकंड आप कह लो, हर्ट्ज को पर सेकंड भी बोलते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके से प्रोसेसर की स्पीड को बताता है। ठीक है, इसको क्लॉक साइकिल बोलते हैं, उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। लेकिन हालांकि ये जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में और हमें ऑप्शन में फ्लॉप्स दिया है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ऑपरेशन पर सेकंड इसका आंसर होगा, फ्लॉप्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग इमेज फाइल। इमेज फाइल में पीएनजी आपने सुना ही होगा, जेपीईजी आपने सुना ही होगा, और टिफ आपने सुना ही होगा, राइट। तो ये आपने नहीं सुना है, और यही इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, जिसमें ये फॉर्मेट नहीं है टेक्स्ट, आपने, मैंने भी नहीं सुना है, और आपने भी शायद मुझे यकीन है नहीं सुना होगा, राइट। तो ये है टेक्स्ट। देखते हैं इसका आंसर जो है, डी ऑप्शन टेक्स्ट है, और टेक्स्ट एक टाइप सेटिंग सिस्टम है, इज अ टाइप सेटिंग सिस्टम, इट्स नॉट अ इमेज फॉर्मेट। ठीक है, टिफ, जेपीजी, पीएनजी आर ऑल इमेज स्टैंडर्ड। और अगर आपको एमपीजी आपने सुना होगा, तो ये वीडियो के लिए फॉर्मेट है। ठीक है, वीडियो के लिए और कौन कौन से फॉर्मेट है, MP4, राइट, डॉट MP4 एक्सटेंशन लगा रहता है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे एन ऑथर टेल्स द रीडर दैट सर्टेन मटेरियल इन हिज और हर वर्क केम फ्रॉम अनदर सोर्स इज कॉमनली नोन। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर है साइटेशन। साइटेशन मतलब आप, अब जब जो भी कोई भी चीज़ आप लिखते हो, तो आपने देखा होगा उसमें जैसे लिखा होगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, आपने लिखा होगा ही एस्टेब्लिश्ड, है ना, डैश डैश डैश, फिर इसका नाम आता है जैसे रॉजर 1989। तो इसका मतलब है कि ये रॉजर ने बोला था, राइट, 1989 पे। तो ये ऐसे साइटेशन करते हैं। अभी साइटेशन है ये अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन वाली ये रेफरेंस की साइट, रेफरेंस बेसिकली हम रेफरेंस दे रहे हैं, राइट। तो रेफरेंसिंग स्टाइल है वैसे ही, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, बट यही साइटेशन भी है, ये मतलब साइट करना आप, कि आप किसी, कहाँ से आपने वो सोर्स लिया हुआ है, किस ऑथर का है, या किस लिंक से आपने लिया हो, वो सब आपको मेंशन करना पड़ता है, खासकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और वो है, out of which the following which is freely accessible web search engine that indexes the full text or metadata of scholarly literature across an array of published format। तो ये जो है इसका सही आंसर है गूगल स्कॉलर, राइट। क्योंकि क्या स्कॉलर जैसी कोई चीज़ है नहीं, गेट स्कॉलर जैसी कुछ केज कोई है नहीं, राइट। तो स्कॉलर लिटरेचर को अगर आप देखें, जो इंडेक्स करता है इसको सर्च इंजन, तो वो गूगल स्कॉलर ही है, और एक गूगल का ही एक सर्च इंजन है, राइट। सर्च इंजन है, राइट। सर्च इंजन है, वो फुल टेक्स्ट सर्च इंजन है, फुल टेक्स्ट सर्च इंजन। किस चीज़ के लिए है, स्कॉलरली कंटेंट के लिए, सही, स्कॉलरली, रिसर्च, वो खासकर रिसर्च, राइट, रिसर्च वर्क के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, राइट। आई होप आपको आज का जो है लेसन पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और क्या क्या इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।